Very logical day, everyone. Welcome to G Quiz. In this G Quiz, we are going to discuss daily 20 current affair questions जो कि आपके होने वाले हैं न्यूज़पेपर से और जो भी पर्टिकुलर डे से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो 3 जून के जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है रिसेंटली हु एक्वायर प्रेसिडेंसी ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की प्रेसिडेंसी इस साल किसने एक्वायर कर ली है, किसने जीत ली है? ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, यूएई, जेनेवा और स्विट्जरलैंड। तो यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इस साल की जो प्रेसिडेंसी है WMO की, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, वो एक्वायर कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया साइंड एन MOU विथ विच कंट्री फॉर फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ में MOU साइन किया है? ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। नेपाल के साथ में इंडिया ने रिसेंटली ये MOU साइन किया है फॉर फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये, और रिसेंटली हमने देखा था कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कुमार दहल प्रचंड, वो इंडिया की विजिट पर आए हुए हैं। तो काफी जो एनर्जी से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो MOUs हैं, काफी ट्रीटीज हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में बात की गई है, उसके से रिलेटेड जो भी MOUs हैं वो साइन किए गए हैं। तो नेपाल जो है अभी काफी न्यूज में रहने वाला है। इंडिया नेपाल रिलेशंस, इंडिया चाइना रिलेशंस और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, इसके बारे में आपको डिटेल में देखना है। रिसेंटली इन विच स्टेट वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल इज कंस्ट्रक्टिंग। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल किस स्टेट में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? ऑप्शन है गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना जो है, तेलंगाना में वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल जो है वो कंस्ट्रक्ट रिसेंटली किया जा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है रिसेंटली हु लॉन्च्ड PM स्वानिधि मोबाइल ऐप। PM स्वानिधि के बारे में हम जानते हैं ड्यूरिंग द कोविड इन द ईयर 2020। PM स्वानिधि जो था वो एक प्रोग्राम था, स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें होता क्या था कि स्ट्रीट वेंडर्स जो होते थे, रेडी पटरी वाले जो होते थे, उनको बेसिकली एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता था। इनिशियली इसका जो अमाउंट था वो 10,000 रुपीज तक था। फर्स्ट फेज जो था, फर्स्ट फेज में 10,000 रुपी का एक फाइनेंशियल असिस्टेंस विदाउट एनी कोलेट्रल जो था वो दिया जाता था टू द स्ट्रीट वेंडर्स। सेकेंड फेज में 20,000 तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें दिया गया, और थर्ड फेज अभी रिसेंटली चल रहा है इसका, जिसमें 50,000 तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जा रहा है। तो PM स्वानिधि के बारे में इतना पता होना चाहिए, 2020 में ये आई थी और स्ट्रीट वेंडर्स से रिलेटेड ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने की एक स्कीम है। तो रिसेंटली इसको और ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करने के लिए मोबाइल ऐप इसका रिलीज कर दिया गया है। तो इसको जो रिलीज किया है, लॉन्च किया है, वो किया है हरदीप सिंह पुरी जी ने। हरदीप सिंह पुरी जो कि करेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ के यूनियन मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने लॉन्च की है PM स्वानिधि मोबाइल ऐप। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PM स्वानिधि स्कीम। PM स्वानिधि का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। इसका फुल फॉर्म जो है अच्छे से याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम जो है इसका फुल फॉर्म है। सिक्स क्वेश्चन है रिसेंटली न्यू लिबरेशन गैलरी इनॉग्रेटेड इन। न्यू लिबरेशन गैलरी किस कंट्री में, किस सिटी में रिसेंटली इनॉग्रेट की गई है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, ढाका, कोलकाता और मुंबई। तो ढाका में, बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, इधर न्यू लिबरेशन गैलरी जो है रिसेंटली इनॉग्रेट की गई है। लिबरेशन से रिलेट की यदि हम बात करें तो जो बांग्लादेश था उसका फॉर्मेशन किया गया था 1971 में। ये लिबरेट हुआ था फ्रॉम द पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो ईस्ट पार्ट हुआ करता था, दिस इज वेस्ट पाकिस्तान, दिस इज इंडिया एंड दिस इज ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान को 1971 में लिबरेट किया गया था। इसके बाद इसी के लिए, इसी की मेमोरी में ये न्यू लिबरेशन गैलरी जो है वो ढाका में रिसेंटली इनॉग्रेट की गई है। सेवेंथ क्वेश्चन है मनीष सिसोदिया फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाज अरेस्टेड इन फरवरी फॉर एलिज्ड करप्शन इन लिकर पॉलिसी अंडर विच लिस्ट इज अल्कोहल लिस्टेड एज अ सब्जेक्ट। मनीष सिसोदिया जो थे फरवरी में, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी थी उससे रिलेटेड कुछ करप्शन के चार्जेस थे, तो इससे रिलेटेड एक आर्टिकल था आज न्यूज में। तो अल्कोहल की बात की गई है कि अल्कोहल की जो सेलिंग है वो किस लिस्ट में मेंशन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शंस हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिडरी पावर्स।
तो अल्कोहल की जो सेल है वो आती है आपकी स्टेट लिस्ट के अंडर। स्टेट लिस्ट के अंदर आती है आपकी अल्कोहल की सेल। यदि हम बात करें शेड्यूल 7 की, शेड्यूल 7 जो है इसमें आपका मेंशन है डिवीजन ऑफ पावर्स। जो भी स्टेट और सेंटर्स और कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें जो डिवीजन ऑफ पावर्स है वो आपके शेड्यूल 7 में मेंशन है, ये याद रखना है। इसके बाद 3 लिस्ट होती हैं आपकी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये टोटल सब्जेक्ट्स की बात करें, इसमें आते हैं आपके 97 सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में, 61 सब्जेक्ट्स आते हैं आपके स्टेट लिस्ट में, और कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं 52 सब्जेक्ट्स। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे ये जो डिवीजन ऑफ पावर है ये मेंशन है आपके शेड्यूल 7 में। 3 तरह की लिस्ट होती है इसमें, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 97 सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में है आपके 61 सब्जेक्ट्स और कॉन्करेंट लिस्ट में है 52 सब्जेक्ट्स। तो ये कुछ डेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपके लीगल में भी ये पूछा जा सकता है। और अल्कोहल का याद रखना है कि अल्कोहल जो है वो स्टेट लिस्ट में है, ना कि यूनियन लिस्ट में। 8th क्वेश्चन है, रिसेंटली अ मेजर रेल एक्सीडेंट ऑकर्ड इन उड़ीसा। उड़ीसा में एक मेजर रेल एक्सीडेंट रिसेंटली हमें देखने को मिला, रिजल्टिंग इन अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ एंड इंजरीज। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिस्टम विच वाज इन न्यूज एंड डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोलिजन। रिसेंटली एक सिस्टम जो था डेवलप किया था इंडियन रेलवेज ने, रेलवे मिनिस्ट्री ने, जो कि काफी चर्चा में था। क्या नाम था उसका? तो उसका जो नाम था वो था कवच। कवच नाम का एक सिस्टम, कोलिजन से प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया था रेलवेज के द्वारा, जो कि अभी काफी चर्चा में रहा था। तो इसका नाम आपको याद रखना है, कवच जो था वो रेलवे से रिलेटेड है, कोलिजन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है। 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टीसीएएस और कवच। कवच का मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शंस है, टू कंट्रोल ट्रेन ब्रेक्स एंड स्पीड, टू मॉनिटर पैसेंजर मूवमेंट एंड सेफ्टी, टू ट्रैक रेलवे मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स एंड टू इंप्रूव सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, टू कंट्रोल ब्रेक्स एंड स्पीड। ब्रेक्स और स्पीड को कंट्रोल करने का ये सिस्टम है, ये पूरा जो सिस्टम मैनेजमेंट जो बनाया गया है ये ट्रेन के ब्रेक्स और स्पीड को कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एडगर्स रिनकेविक्स इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। एडगर रिनकेविक्स जो कि करंट पार्लियामेंट जो थी लातविया की, उसके फॉरेन मिनिस्टर थे, उनको रिसेंटली इलेक्ट कर लिया गया है एज द प्रेसिडेंट। तो ये लातविया के प्रेसिडेंट बन गए हैं। लातविया के प्रेसिडेंट बन गए हैं आपके एडगर्स रिनकेविक्स, जो कि रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इमर्जेस एज इंडियाज फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर एफडीआई। रिसेंटली फॉरेन मार्केट जो है, उस फॉरेन मार्केट कंट्रोल उसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि इंडिया का जो फेवरेट डेस्टिनेशन है फॉर द एफडीआई, मतलब इंडिया से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो सबसे ज्यादा किस सिटी में होता है। तो ये होता है आपके दुबई में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक सिटी है दुबई, जहां पर ये इंडिया का सबसे ज्यादा एफडीआई देखने को मिला है। इंडिया का जो टॉप एफडीआई है वो दुबई में देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है, एज पर रिसेंट न्यूज लॉ कमीशन डिस्कसेस उत्तराखंड ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड एट लेंथ विथ स्टेट पैनल। In which part of the Indian Constitution is the term Uniform Civil Code explicitly mentioned? यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर मेंशन है? तो ये हम जानते हैं, कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिकल 44 में मेंशन है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 में मेंशन है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आता है डीपीएसपी के अंदर। डीपीएसपी के अंडर ये आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि मेंशन है पार्ट 4 में। पार्ट 4 में मेंशन है आपका डीपीएसपी, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो भी डीपीएसपी के अंदर आता है और पार्ट 4 में ही मेंशन है। तो ये याद रखना है कि आर्टिकल 44 जो है वो यूनिफॉर्म कोड सिविल कोड से रिलेटेड है और पार्ट 4 में ये मेंशनड है। इन विच सिटी विल दी फर्स्ट प्रीमियर हैंडबॉल लीग टुक प्लेस। किस सिटी में पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग जो है वो कंडक्ट होने वाली है? 8 जून से ये स्टार्ट होने वाली है टिल 25 जून। पहली बार ऐसी कोई लीग जो है वो स्टार्ट हो रही है, तो ये जयपुर में स्टार्ट हो रही है। जयपुर में कंडक्ट होने वाली है आपकी प्रीमियर हैंडबॉल लीग, पहला इसका एडिशन है ये, और 8 जून से ये कंडक्ट की जाने वाली है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट दी विमेन कबड्डी लीग। विमेन कबड्डी लीग जो है वो कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? ऑप्शन है यूएई, ईरान, इंडिया और बांग्लादेश।
तो ये इंडिया की लीग है, इंडिया की एक, जिस तरह से आईपीएल होता है उसी तरह से ये विमेन प्रीमियर लीग है, विमेन कबड्डी लीग है। पर ये इंडिया में नहीं होने वाली है, यूएई में ये होने वाली है। तो ये याद रखना है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया की लीग है, तो एक्सपेक्टेड है कि हम इंडिया ही ऑप्शन लगाएंगे, पर ये इंडिया में नहीं हो रही है, यूएई में हो रही है। 16 जून से ये स्टार्ट होने वाली है, टिल 27 जून चलेगी ये। तो ये याद रखना है कि इसका जो वेन्यू है वो यूएई है, ना कि इंडिया, विमेन कबड्डी लीग का। 15th क्वेश्चन है, रिसेंटली द सेंटर अनाउंस्ड न्यू गाइडलाइंस फॉर ग्रांटिंग डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस। डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस जो है उसे प्रोवाइड करने के लिए रिसेंटली सेंटर ने कुछ नई गाइडलाइंस जो है वो दी हैं। विच डिपार्टमेंट इन इंडिया ग्रांट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस? कौन सा डिपार्टमेंट इंडिया में डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस जो है वो देता है? ऑप्शंस हैं यूजीसी, एमएचआरडी, डीएचई और एआईसीटीई। तो ये डीएचई जो है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू ग्रांट डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस। किसी भी यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस देने के लिए जो अथॉरिटी है वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। 16th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड गाइडलाइंस व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस? क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए होना चाहिए? तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी, एनएएसी की ग्रेडिंग होनी चाहिए उसके पास, एनआईआरएफ की रैंकिंग भी होनी चाहिए और एनबीए ग्रेडिंग भी होनी चाहिए। तो सभी तरह की रैंकिंग जो है उसके उसमें ये एलिजिबल होनी चाहिए, तभी आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस इसको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी है, एनएएसी ग्रेडिंग, एनआईआरएफ रैंकिंग और एनबीए ग्रेडिंग, सभी जो मेजर ग्रेडिंग क्राइटेरियाज होते हैं यूनिवर्सिटी के वो इसमें उसमें ये भी ये एलिजिबल होनी चाहिए। Which body's ranking should the institution be in the top 50 for the last 3 years continuously to be eligible? किसी भी यूनिवर्सिटी को एनआईआरएफ की रैंकिंग यदि चाहिए, एनआईआरएफ की यदि रैंकिंग चाहिए तो उसे कॉन्जिक्यूटिवली 3 इयर्स तक टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में आना होगा, इंडिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में उसको आना होगा फॉर गेटिंग एनआईआरएफ रैंकिंग। एनआईआरएफ की बात करें तो एनआईआरएफ क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो एनआईआरएफ की यदि रैंकिंग चाहिए किसी यूनिवर्सिटी को तो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में उसे कॉन्जिक्यूटिवली 3 इयर्स जो है वो आना होगा। इसके अलावा एनएएसी का जो एग्रेडेशन है उसके लिए सीजीपीए ऑफ 3.01 फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव साइकिल्स, मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक 3.01 का सीजीपीए उसको स्कोर करना होगा। एनबीए का यदि स्टेटस चाहिए तो एनबीए के लिए 2/3 ऑफ एलिजिबिलिटी प्रोग्राम फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव साइकिल्स। और इसके अलावा एनआईआरएफ की बात हम कर चुके हैं कि एनआईआरएफ में टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में उसको आना होगा। विच कैटेगरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द न्यू रेगुलेशंस फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस? कौन सी एक नई कैटेगरी इसमें इंट्रोड्यूस की गई है? इसमें जो नए रेगुलेशंस आए हैं तो डिस्टिंक्ट इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी जो है वो इस साल पहली बार इंट्रोड्यूस इसमें की गई है। ये बाकी के जो 3 हैं वो पहले से ही इसमें मेंशन थे, पहले ही से ही जो गाइडलाइंस थे उसमें मेंशन थे, बट जो डिस्टिंक्ट इंस्टीट्यूशन कैटेगरी है वो पहली बार इसमें इंट्रोड्यूस की गई है। 19th क्वेश्चन है, एज पर रिसेंट न्यूज IRDAI's plan to improve insurance awareness and penetration in the hinterland is all set to gain momentum. Which of the following is a core component of the insurance for all by 2047 goal? इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 का जो गोल है उसमें कौन सा एक कोर कंपोनेंट है? ऑप्शंस हैं बीमा वाहक, बीमा विस्तार, बीमा सुगम और बीमा सबके लिए। तो बीमा वाहक जो है वो एक कोर कंपोनेंट है आपका इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, बीमा वाहक, एंड इट एंश्योर्स दैट इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 तक का टारगेट रखा गया है कि सभी लोग जो है वो अपना एक इंश्योरेंस जो है वो करा के रखें बाय द ईयर 2047। तो एडा का एक इनिशिएटिव है बीमा वाहक। इसमें होने क्या वाला है बीमा वाहक में? तो ज्यादा से ज्यादा जो वुमेन है उनको ज्यादा इसमें एम्प्लॉय किया जाने वाला है। फोकस इज ऑन रिक्रूटिंग वुमेन हु कैन बिल्ड ट्रस्ट अमंग दी लोकल कम्युनिटी। तो ज्यादा से ज्यादा वुमेन जो है उनको इसमें रिक्रूट किया जाने वाला है ताकि ट्रस्ट बिल्डिंग जो है वो बेटर तरीके से हो सके, लोगों में जो बेटर कन्वी है, जो भी ये आइडिया है ऑफ कंडक्टिंग द इंश्योरेंस, तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कन्वे हो सके, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट किया जाने वाला है वुमेन का। तो ये बीमा वाहक जो है इसके बारे में याद रखना है कि इंश्योरेंस से रिलेटेड ये इंस्टीट्यूट है, एडा ने स्टार्ट किया है। एडा की बात करें तो एडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। 1999 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था
हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद में। और करेंटली यदि हम चेयरमैन की बात करें तो करेंटली चेयरमैन है इसके देबाशीष पांडा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एडा से रिलेटेड, ये भी याद रखना है। 1999 में स्टैब्लिश हुआ है, हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद में और करेंटली चेयरमैन है देबाशीष पांडा। लास्ट क्वेश्चन है, हु इमर्ज्ड एज द चैंपियंस इन द एशिया कप इन जूनियर मेंस हॉकी। जूनियर जूनियर मेंस हॉकी एशिया कप में किस कंट्री ने जीत हासिल की है? तो ऑप्शंस हैं इंडिया, पाकिस्तान, ओमान और कोरिया। तो इंडिया ने ये एशिया कप का जूनियर मेंस हॉकी जो है वो इस साल का जीत लिया है 2023 का। और किसको हराकर जीता है ये? तो पाकिस्तान को हरा करके ये जीता है। रनर अप रहा है पाकिस्तान और विनर रहा है आपका इंडिया। और ये कंडक्ट कहां पर किया गया था? तो ओमान में ये कंडक्ट किया गया था। तो इसका होस्ट था ओमान, जीता है इंडिया ने और रनर अप रहा है पाकिस्तान। कल का क्वेश्चन था आईआईटी मद्रास वाज टू सेट अप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन विच कंट्री। इसका करेक्ट आंसर था तंजानिया। तंजानिया में आईआईटी मद्रास अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस एस्टेब्लिश करने वाला है। कल के लिए क्वेश्चन है, विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी इन इंडिया। किस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की जो कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा है इंडिया में, एज ऑन 28 ऑफ फेब 2023। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए। एंजॉय योर स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विदेज्ञ।